अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और उसमें जब कोई चार्ज मूव करेगा तो उसमें कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में समझना है। तो बड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट, ठीक है ना। आप क्या करिए, इसको बहुत सारे तरीकों से समझाएगा बट मोस्ट सिंपलेस्ट वे है कि आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एरिया लीजिए। तो ये हमारा क्या है, बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एरिया। अब क्या कहता है कि इसमें के बीच में हम मान लेते हैं कोई एक रॉड लेते हैं, आयरन रॉड, मेटेलिक रॉड, कोई भी लीजिए। क्यों लेंगे? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी हो, सो चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल लेंगे तो वो यहाँ से ऐसे मूव करेगा, ऐसे तो कोई सिंगल चार्ज नहीं खट से मूव करना शुरू होगा। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल, मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव कर रहा है, मान लेते हैं ये निगेटिव चार्ज होगा तो वो मूव करेगा तो क्या होगा, उस पर करंट आएगा इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, करंट आएगा। और जब करंट आएगा तो क्या होगा, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ऑलरेडी एक फील्ड है और दूसरा फील्ड ले लेंगे, एक फील्ड दूसरे फील्ड पे क्या लगाएगा, फोर्स। और वो फोर्स क्या होगा, किस पे लगेगा, इस वायर पे, राइट। क्योंकि अगर ये मूवेबल है तो इस पे फोर्स लगेगा या एक फोर्स का जनरेशन होगा। वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। मान लेते हैं एक ग्राफिकल वे में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है कि मान लेते हैं ये हमारा Q है, ठीक है, चार्ज जो कि क्या है, मोशन में, ठीक है। और ये हमारा B है, B क्या हुआ है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे एक फोर्स लगेगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल का डिस्कशन करेंगे। तो इसमें अगर चार्ज ऊपर की ओर मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो इस चार्ज के मूव करने से इसमें क्या आएगा, करंट आएगा। और वो करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक लूप बनाएगा। वो लूप इस फील्ड से टकराएगा क्योंकि वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वजह से क्या होगा, फोर्स का जनरेशन होगा, फोर्स बनेगा। और वो तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा, क्या डायरेक्शन है, वो तो बात का डिस्कशन है, पहले आ जाते हैं। अब इसमें क्या कहता है कि इसकी वजह से इस तार पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स जो होगा F, अगर वो फोर्स F है तो F हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितना ज्यादा हेवी मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा आप फोर्स फील करेंगे। दूसरा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होगा चार्ज के। जितना ज्यादा चार्ज मूव करेगा, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। नेक्स्ट, F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की वेलोसिटी। यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है तो सारा के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का है। तो चार्ज मूव करेगा, जिसे स्पीड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा, स्पीड कम होगा तो फोर्स कम। प्लस एक और इंपॉर्टेंट मैटर करता है, दैट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एंगल बिटवीन V एंड B। इस दोनों के एंगल मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल क्या है, तो थीटा। तो अगर ये साइन थीटा होगा तो ही इसकी वैल्यू मिलेगी। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइन थीटा। अब इस सबको लेके क्लब टुगेदर करिए। क्लब टुगेदर करेंगे तो आपको आएगा F इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q V B साइन थीटा। ये अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डालते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म से पहले इसको प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं, तो F इक्वल टू Q V B साइन। अब लेट यहाँ K आ गया, प्रोपोर्शन K क्या है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 1 लेते हैं। क्यों 1 लेते हैं कि अगर 1 कूलम का चार्ज चलता है 1 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से विथ 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसलिए K को छोड़ दीजिए। Q
वी बी साइन थीटा। ये क्या आया? ये फॉर्मूला है। जो फोर्स लगेगा वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में डालते हैं, वेक्टर फॉर्म, तो क्या मिलेगा? F डायरेक्टली इक्वल टू द Q वेलोसिटी V इनटू मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा B। दैट्स ये इसका वेक्टर फॉर्म है, राइट? अब याद रखिए ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर हटेगा तो साइन थीटा आएगा। मतलब एक जो और इंपॉर्टेंट चीज हमें समझना है, यहाँ थ्री केसेस समझिए कि थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180। ये दो कंडीशन समझते हैं। जब थीटा की वैल्यू 0 और 180, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो जाएगा। जब पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इज 0। और मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, तो उस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180। हमको पता है कि साइन 0 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री इक्वल टू हमेशा होता है 0। तो उस केस में जब थीटा 0 और 180 होगा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। हम यहाँ साइन थीटा में 0 की वैल्यू डालेंगे, F इक्वल टू, मतलब कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, नो फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और चार्ज हमारी तरफ आ रहा है एंटी पैरेलल, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। कब फोर्स लगेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ये B और चार्ज कैसे जा रहा है? ऐसे, तो फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना? सो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q V B, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू यू कैन ड्रॉ। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ किया जा सकता है। और जब मैक्सिमम वैल्यू ड्रॉ हो जाता है सपोज, तो हमको क्या मिलेगा? तो हमें मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा। अब थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट ना? इसको रब कर रहे हैं, रब कर दिए। अब रब करने के बाद हमको क्या मिलेगा भाई? तो हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझिए। ये F जो होगा फोर्स, ये है Q V B, ठीक है? तो Q V B, तो यहाँ पे इस फोर्स का मूविंग चार्ज की वजह से, ऐसे तो किसी भी तरह का फोर्स का न्यूटन होता है, बट यहाँ पे क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो इस वजह से होगा इसका मीटर पर सेकेंड कूलम टेस्ला। फिर से एक बार देखो, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड कूलम टेस्ला, ठीक है ना? यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और अरेंज करो दोगे तो टेस्ला कूलम मीटर पर सेकेंड, ये भी कर सकते हैं। अब यहां से हम लोग एक और काम करते हैं, B जो टेस्ला है उसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। B इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला से? B इक्वल टू हो जाएगा हमारा F Q V हो जाएगा। F का SI यूनिट होता है न्यूटन, Q का क्या होता है? कूलम, V का क्या होगा भाई? V का होगा मीटर, और सेकेंड कहाँ चला गया? ऊपर, समझ रहे हो? पर सेकेंड, तो नीचे वाला सेकेंड ऊपर। अब देखो, आपको पता है ना Q बाई T मतलब कूलम बाई सेकेंड क्या देता है? एम्पियर। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया ना, T ऊपर चला गया, कूलम नीचे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन 1 टेस्ला इक्वल टू इस यूनिट की वजह से न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर निकला। एक टेस्ला का वैल्यू यानी टेस्ला की वैल्यू। टेस्ला जो है ये एक बड़े यूनिट के रूप में जाना जाता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिट के रूप में लिया जाता है, ठीक है ना? याद रखिएगा
एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि टेस्ला को हम लोग एक और यूनिट के रूप में लिखते हैं, और वो यूनिट क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है वेबर मीटर। वेबर मीटर, WB पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को हम लोग वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। वेबर एक साइंटिस्ट का नाम था, आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इन्होंने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेट दिया, तो उसके बारे में समझेंगे। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड एरिया में, तो कितना फोर्स लगेगा, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, उस फोर्स की यूनिट क्या लेंगे, उसके अंदर टेस्ला होगा, उसकी यूनिट क्या लेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये टोटल कंसेप्ट है, राइट ना। अब बाकी जो है रनिंग नोट्स आप खुद बना लेंगे। अगर दिक्कत होगी देन आप मुझे मैसेज करिएगा, आई विल ट्राई टू फॉरवर्ड यू। ओके, थैंक यू टू एवरीवन।